हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। तो ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी का मैं आपको मेन डिफरेंस बता देती हूँ कि ऑब्स्टेट्रिक्स किसको बोलते हैं, गायनेकोलॉजी किसको बोलते हैं। और फिर हम हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आपने दो वर्ड सुने जनरली, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, ठीक है। इसे हम जनरली ओबीजी भी बोलते हैं मिला के। तो ऑब्स्टेट्रिक्स में क्या होता है? ऑब्स्टेट्रिक्स में मेनली जैसे प्रेगनेंसी होगी, कंसेप्शन हो गया और पार्चुरेशन का मतलब डिलीवरी होना। तो उसमें या तो वो नॉर्मल प्रोसेस उसका कि नॉर्मल प्रेगनेंसी है, नॉर्मल कंसेप्शन हो रहा है और नॉर्मल पार्चुरेशन है, चाइल्ड बर्थ नॉर्मल हो रहा है। और उसके बाद का जो हमारा पोस्टपार्टम पीरियड है वो, तो उसके गायनेकोलॉजी। तो आपने ओबीजी का नाम सुना होगा। ओबीजी में मेनली क्या होता है? सबसे पहले इसको याद करने के लिए हम तीन चीज याद रखते हैं, PCP, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड पोस्टपार्टम। कि नॉर्मल प्रेगनेंसी जैसे हमारी है, चाइल्ड बर्थ है और पोस्टपार्टम है, वो नॉर्मल। और उसके कॉम्प्लिकेशंस भी हमारे सारे ऑब्स्टेट्रिक्स में आते हैं। सपोज नॉर्मल प्रेगनेंसी हुई है, लेबर है, डिलीवरी है, नॉर्मल चाइल्ड बर्थ हुआ है, या नॉर्मल प्रेगनेंसी में कैसे क्या विजिट्स वगैरह, वो सारा हम ऑब्स्टेट्रिक्स में पढ़ते हैं। और गायनेकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? जो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रेस सिस्टम है उसकी डिजीज और डिसऑर्डर, जैसे हमारा हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ भी एबनॉर्मेलिटी है, या फिर कैंसर हो गया, सर्वाइकल कैंसर हो गया, वो सारे हम गायनेकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो इसमें क्या आता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिजीज एंड डिसऑर्डर, ठीक है। ये हमारे दो पता चल गए कि ऑब्स्टेट्रिक्स में क्या आता है, गायनेकोलॉजी में क्या आता है मेनली, ठीक है। अब उसके बाद हम पढ़ रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का आपको पता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है क्या? आपने जनरली 11 ट्वेल्थ में, ट्वेल्थ के चैप्टर में भी पढ़ा होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। तो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? सपोज एक फीमेल है, एक फीमेल में हर मंथ जो भी साइक्लिक चेंजेस आते हैं उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। क्या है? साइक्लिक चेंजेस है, ठीक है। अब ये साइक्लिक चेंज आ रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसके रिजल्ट की वजह से क्या हो रहा है? जो हमारी एंडोमेट्रियम होती है, यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर है, वो शेड ऑफ होती है, ठीक है, वो टूटती है। समझ में आ गया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? ये एक साइक्लिक चेंजेस है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हर महीने होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? एंडोमेट्रियम शेड ऑफ होती है। अब सपोज कोई लड़की है, छोटी है, वो 10-12 साल की, उसको पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आई, पहली बार उसको मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुई, तो उसको क्या बोलेंगे? उस जब पहली बार किसी भी फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तो उसे हम बोलते हैं मेनार्के। और जब तक किसी भी फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद नहीं होती है, बंद कब होती है? जनरली 55-50 के अराउंड बंद होती है वो, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? मेनोपॉज बोलते हैं। मेनोपॉज से लेकर, मेनार्के से लेकर मेनोपॉज का जो भी टाइम पीरियड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं, उस टाइम पे जो हमारी साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? या फिर रिप्रोडक्टिव साइकिल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे ही कोई भी फीमेल है वो बेबी कंसीव कर सकती है, रिप्रोड्यूस कर सकती है। रिप्रोडक्टिव साइकिल हो गया, इसी को ही हम फर्टिलिटी साइकिल भी बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल को, ठीक है। और जैसे इसमें हॉर्मोन्स का होता है कि एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, या फिर एलएच है, एफएसएच है, इन वजह से इसको हार्मोनल साइकिल बोला है। और यूट्रस और ओवरी में चेंज होता है, इस वजह से इसको यूट्राइन साइकिल और ओवेरियन साइकिल बोला है, ठीक है। हार्मोनल साइकिल, यूट्राइन साइकिल एंड ओवेरियन साइकिल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? फिर उसके बाद हमारे फेजेस बता देती हूँ कि मैं मेनली फेज में क्या आता है। फेजेस में हमारे पास 4 फेज होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में। मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेज 1 क्या होता है? ब्लीडिंग, जिसमें हमें दिखती है कि हाँ ब्लीडिंग होती है। जो हमारी ये लेयर होती है यूट्रस की, वो लेयर टूटती है और ऐसे ब्लीड आउट करती है, तो उसे हम मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं या फिर ब्लीडिंग फेज बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसका सेकेंड फेज क्या होता है? प्रोलिफरेशन फेज।
प्रोलिफरेशन फेज भी बोल सकते हैं, फॉलिकुलर फेज भी बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड है हमारा ओव्यूलेटरी फेज और लास्ट है सिक्रेटरी फेज, ठीक है। इन फेजेस को हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको जर्नली कुछ कुछ मेन चीज़ें बता देती हूँ, नोट वगैरह जो आप टाइप कर सकते हो, मे बी इनसे क्वेश्चन भी आते हैं, कई बार आए भी हैं क्वेश्चन, तो PYQ की तरह भी इन्हें याद कर सकते हो। तो आप लोगों ने जनरली सुना होगा कि जो एवरेज एज होती है फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल आने की वो कितनी होती है। एवरेज एज होती है 10 to 15 ईयर्स, ठीक है। 10 to 15 ईयर्स होती है, बट पीक एज क्या होती है इसमें 10 to 15 ईयर्स में? जनरली इसकी पीक एज होती है 13 ईयर्स, ठीक है। 13 ईयर्स इसकी पीक एज होती है जिसमें मेनली लड़कियों को मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाती है। अब एक हमारी जो फीगो है, फेडरेशन फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, फीगो और फोक्सी है, उन्होंने कुछ कुछ गाइडलाइंस दी थी वो कि कितने डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल है या फिर कितने ब्लड लॉस होता है, वो सारी आगे पढ़ेंगे। बट एक इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के अकॉर्डिंग ये एज के रिगार्डिंग भी हमें कुछ बताया कि पहले आती है लेट आती है, उससे हमें क्या समझ। तो जनरली हमने देखा 10 years to 15 years नॉर्मली हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल की एज है। तो 10 ईयर और ये है 15 ईयर्स, ठीक है। तो अगर 10 ईयर से पहले आ जाए तो भी वो एक कोई ना कोई केस है, और 15 ईयर के बाद आ जाए तो भी कोई ना कोई एक केस है। तो सपोज 10 ईयर से पहले आ गई, सपोज 9.5 ईयर पे आ गई, ठीक है। 9.5 ईयर पे आ गई तो इसे हम क्या बोलते हैं, इस टर्म को क्या बोलेंगे? या फिर 15 ईयर के बाद 16 ईयर पे आई, इसको क्या बोलेंगे? तो जो भी 10 ईयर से पहले आती है उसे क्या बोलते हैं? अर्ली प्यूबर्टी या फिर प्रीकोशियस प्यूबर्टी, प्रीकोशियस प्यूबर्टी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी 16 ईयर्स के बाद जो आती है, जनरली 15 ईयर के बाद जो आती है उसे क्या बोलते हैं? इधर लेट प्यूबर्टी और डिलेड प्यूबर्टी, डिलेड प्यूबर्टी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे ये हो गया। फिर एक जो मेन हमारी जैसे सर्काडियन रिदम स्लीप को मेंटेन करके रखती है, तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करके रखती है वो क्या होती है, ठीक है, उसका नाम होता है इंफ्रेडियन रिदम। क्या होता है? इंफ्रेडियन रिदम। क्या होता है जो रेगुलेट करती है इसको? इंफ्रेडियन रिदम, ठीक है। यह हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करती है, ठीक है। अब मेन रेगुलेशन का कैसे क्या हमारा रेगुलेशन होता है वो मैं बताती हूँ आपको। आपको जनरली आपने सुना भी होगा HPO एक्सेस, ठीक है। अब रेगुलेशन पे आ गया हमें HPO एक्सेस, ठीक है। HPO एक्सेस में क्या है? H P and O। H means hypothalamus of brain, hypothalamus, this is pituitary and this is ovum, ठीक है। तो ये हमारा हाइपोथैलेमस है, इसके नीचे हमारी एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, नीचे हमारी ओवरी। तो हाइपोथैलेमस में एक न्यूक्लियस होता है हमारे पास, कौन सा होता है? आर्क्यूएट न्यूक्लियस। अब आर्क्यूएट न्यूक्लियस क्या रिलीज करता है? GnRH। GnRH का मतलब क्या है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH, ठीक है। GnRH रिलीज करा हाइपोथैलेमस ने। अब ये GnRH कहाँ जा रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास गया। किसके पास गया? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। और जो GnRH है वो गोनेडोट्रोप सेल्स होती है इसमें। अब गोनेडोट्रोप सेल के पास GnRH गया, अब इसने क्या रिलीज किया? गोनेडोट्रोप्स ने रिलीज करा FSH एंड LH, ठीक है। ये गोनेडोट्रोप्स ने रिलीज करा। अब ये FSH एंड LH जाएंगे ओवरी के पास, ठीक है। अब ओवरी जब FSH और LH आएगा तो ओवरी क्या प्रोड्यूस करेगी? एक तो प्रोड्यूस करेगी एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्ट्रोन, ठीक है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन का देख लिया हमने कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन रिलीज करती है। अब इसमें एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी हो रहा है। ये कैसे पता चलेगा कि FSH को बंद करना है, GnRH को कम बंद करना है? तो उसके लिए ये हमारा इनहिबिटरी मैकेनिज्म होता है। एक्साइटेटरी मैकेनिज्म तो ये मैंने जनरली आपको रेड पेन से करके दिखा दिया। अब इनहिबिटरी मैकेनिज्म बताती हूँ। तो सबसे पहले तो जो एस्ट्रोजन है, सपोज एस्ट्रोजन ज्यादा हो रहा है, वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म किसके पास लेके जाएगा? वो FSH के पास लेके जाएगा। अब FSH ज्यादा हो गया तो FSH किसके पास जाएगा? GnRH के पास जाएगा,
ठीक है, तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव मैकेनिज्म का मैंने साइन बना दिया। ठीक है, अब प्रोजेस्टेरोन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म लेके जाता है एलएच के पास। ठीक है, ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म मैंने बता दिया और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म मैंने बता दिया। अब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ने से पहले थोड़ी सी ब्लड सप्लाई देखेंगे यूट्रस की, और यूट्रस कैसा दिखता है वो देखेंगे, जैसे एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम वगैरह, तो वो पढ़ते हैं। अब ये मैंने डायग्राम आपको साइड में बना रखा है, ये आप अपनी कॉपी वगैरह में भी बना सकते हो, और ये जो नोट्स में लिखवा रही हूँ साथ साथ लिख सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैंने ये बता रखा है, हमारा ये यूट्रस यूट्रस है। तो यूट्रस में कितनी लेयर होती है? मेनली 3 लेयर होती है। सबसे आउटर वाली पेरीमेट्रियम, बीच वाली मायोमेट्रियम, सबसे अंदर वाली है एंडोमेट्रियम। अब पेरीमेट्रियम में कितनी है, मायोमेट्रियम में कितनी है, ये देखते हैं। पेरीमेट्रियम सिंगल लेयर होती है। ठीक है, ये सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर से बनी है, और इसको हम जनरली जैसे जीआई में पढ़ते हैं कि सिरोसा, सब म्यूकोसा, वैसे वाली में ये सबसे आउटर वाली जो लेयर होती है वो होती है सिरोसा। ठीक है, सिरोसा हो गया। फिर उसके बाद है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम आपने देखा होगा कि मायोमेट्रियम सबसे थिकेस्ट लेयर होती है, सबसे मोटी लेयर होती है मायोमेट्रियम, और ये जनरली कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह में भी यही हेल्प करती है। तो इसमें क्या होती है, इसमें 3 लेयर होती है। 3 मसल लेयर है, मस्कुलरिस है, ये क्या है, मस्कुलरिस, मस्कुलरिस है। ठीक है, मस्कुलरिस लेयर है। इसमें सबसे आउटर वाली जो है ये बाहर पेरीमेट्रियम के पास वाली है, लॉन्गिट्यूडनल उसमें मिलेगी। जो मिडल वाली है वो क्रिस्कोस पैटर्न में मिलेगी, मेनली यही ब्लड वगैरह को रोकने में हेल्प करती है, कंस्ट्रिक्ट हो जाती है तो यही ब्लड वगैरह लॉस नहीं होने देती। इनर वाली है सर्कुलर वाली। ठीक है, अब इसमें 3 लेयर थी, हमने पढ़ ली तीनों मसल लेयर। अब उसके बाद है हमारे पास एंडोमेट्रियम। अब एंडोमेट्रियम के पास हमारे पास 2 लेयर होती है। सबसे नीचे होती है बेसल एंडोमेट्रियम, ये वाली है बेसल एंडोमेट्रियम। इसके ऊपर होती है फंक्शनल एंडोमेट्रियम। ठीक है, आप आप जब भी पीरियड्स वगैरह आते हैं, हमने जनरली सुना हुआ ब्लीडिंग फेज आता है, तो क्या होता है, हमारी जो स्ट्रेटस बेसालिस या बेसल एंडोमेट्रियम है, ये वाली इंटैक्ट रहती है, इसको कुछ नहीं होता। बट फंक्शनल एंडोमेट्रियम जो होती है ना, वो ब्रेक डाउन होती है हमारी। ठीक है, ब्रेक डाउन होगी ये। तो एक तो आपने इसके दूसरे नाम भी पढ़ लिए होंगे कि स्ट्रेटस फंक्शनल को ही फंक्शनल एंडोमेट्रियम बोलते हैं, और स्ट्रेटस बेसालिस को ही बेसल एंडोमेट्रियम बोलते हैं। अब मैं आपको इनकी साइज भी बता देती हूँ कि बेसल एंडोमेट्रियम और स्ट्रेटस बेसालिस और फंक्शनल एंडोमेट्रियम कितनी कितनी होती है। तो जो ये नीचे वाली स्ट्रेटस बेसालिस तो वो बेसालिस होती है, वो तो होती है 0.5 to 1 mm के अराउंड। ठीक है, और ये ऊपर वाले कितने होती है 7 to 8 mm, और दोनों की मिला के जनरली अराउंड 10 mm के आसपास होती है। ठीक है, ये फिर उसके बाद ब्लड सप्लाई पढ़ते हैं हम यूट्रस की। सपोज मेरे पास एक यूट्रस है, सपोज ये यूट्रस है हमारा, इसको समझ लो। तो जो यूट्राइन आर्टरी का बताती हूँ मैं। जो यूट्राइन आर्टरी है वो किसकी ब्रांच है? आपने एब्डोमिनल अयोर्टा सुना होगा, एब्डोमिनल अयोर्टा है, ये हमारी होती है एब्डोमिनल अयोर्टा। एब्डोमिनल अयोर्टा अब डिवाइड हो गई एक्सटर्नल और इंटरनल, ये इलियक आर्टरी है। ठीक है, इलियक आर्टरी ये वाली, ये है एब्डोमिनल अयोर्टा। एब्डोमिनल अयोर्टा से डिवाइड हुई इलियक आर्टरी। इलियक आर्टरी में अब 2 चीज है, एक तो इंटरनल है, एक एक्सटर्नल है। ठीक है, ये जो इंटरनल वाली है, इंटरनल इलियक आर्टरी, अब ये 2 में डिवाइड होंगी, एक तो पीछे जाएगी पोस्टीरियर और एक जाएगी एंटीरियर। ठीक है, अब जो ये एंटीरियर वाली है ना, एंटीरियर एंटीरियर इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांच होती है यूट्राइन आर्टरी। ठीक है, समझ में आ गया? सबसे पहले आई हमारी एब्डोमिनल आर्टरी अयोर्टा। एब्डोमिनल अयोर्टा के बाद है इलियक आर्टरी। इलियक आर्टरी में डिवाइड हो, अभी इलियक आर्टरी 2 है, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी ये गई, इंटरनल ये वाली आई। ठीक है, इंटरनल वाली में इंटरनल पोस्टीरियर में डिवाइड होती है, एंटीरियर में डिवाइड होती है, बट जब एंटीरियर इंटरनल इलियक आर्टरी डिवाइड होती है उससे बनती है यूट्राइन आर्टरी। ठीक है, अब यूट्राइन आर्टरी है हमारे, अब ये यूट्राइन आर्टरी आ रही है, ये एब्डोमिनल अयोर्टा वाला हमने समझ लिया। ठीक है, तो ये सपोज यूट्रस है, अब ये यूट्रस है, हम इसको यूट्रस मान लेते हैं, ये यूट्रस है, ये हमारे हाथ लगा लो ये वाला पोर्शन, ये है हमारी यूट्राइन आर्टरी। अब यूट्राइन आर्टरी
जो है वो डिवाइड हो जाती है किसमें, आर्कुएट आर्टरी में। अब आर्कुएट आर्टरी क्या करती है, हाफ साइड ऑफ यूट्रस, आधा यूट्रस आगे से आधा यूट्रस पीछे से, एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली, हाफ हाफ कवर करेगी सिर्फ सुपरफिशियली। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आर्कुएट आर्टरी बोलते हैं। जो आर्कुएट आर्टरी ऐसे डिवाइड होगी, ये ऊपर हाफ में चली गई, नीचे हाफ में चली गई, दूसरी तरफ से भी ऊपर हाफ में चली गई, नीचे हाफ में चली गई। ठीक है, ये है आर्कुएट आर्टरी। अब आर्कुएट आर्टरी फर्दर एम्बेड होगी, आर्कुएट आर्टरी की जो डिवीजन है उसको बोलते हैं रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी का मतलब रेडियस तक जाएगी, उसके हाफ तक जाएगी, जैसे ब्लू पोर्शन में दिख रहा है आपको रेडियस आर्टरी। रेडियस आर्टरी मायोमेट्रियम तक जाएगी, मायोमेट्रियम तक चली गई, उसको बोलते हैं रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी के बाद है हमारे पास बेसल आर्टरी। मायोमेट्रियम के बाद जो बेसल वाला पार्ट है, बेसल एंडोमेट्रियम वाला पार्ट, उसको बेसल आर्टरी सप्लाई करती है। और उसके बाद है स्पाइरल आर्टरी। स्पाइरल आर्टरी सप्लाई करती है फंक्शनल एंडोमेट्रियम को। ठीक है, ये आपको इसकी हमारी जो भी हमने पढ़ा ब्लड सप्लाई ऑफ यूट्रस समझ में आ गया। आप इसके फोटो भी क्लिक कर सकते हो और इसको कॉपी में ड्रॉ भी कर सकते हो। अब जो ये यूट्राइन आर्टरी है, ये कहाँ पे आती है, लेटरल फोर्निक्स होता है ना, जो लेटरल फोर्निक्स पे आती है यूट्राइन आर्टरी। लेटरल फोर्निक्स पे आके ऐसे डिवाइड होती है। ठीक है, कहाँ होती है, लेटरल फोर्निक्स पे। और जो फेलोपियन ट्यूब वाली आर्टरी है, ओवेरियन आर्टरी, यहाँ पे ओवेरियन आर्टरी आ रही है फेलोपियन ट्यूब से, और यहाँ यहाँ से यूट्राइन आर्टरी आएगी, लेटरल फोर्निक्स से होकर ऊपर जाएगी। तो ये कहाँ पे मिलती है, यूट्राइन आर्टरी और ओवेरियन आर्टरी फेलोपियन ट्यूब के वहां पे मिलती है। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब पे मिलती है। ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं, पर ब्लड सप्लाई वाला क्वेश्चन भी आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये याद रखना है। ये याद रख लेना कि ब्रांच, ये यूट्राइन आर्टरी किसकी ब्रांच होती है, ब्रांच ऑफ एंटीरियर डिवीजन। एंटीरियर डिवीजन था किसका, इंटरनल इलियक आर्टरी ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं अब ब्लीडिंग फेज। ठीक है, अब फेजेस पे आ गए हम। अब हम फेजेस पे आ गए। सबसे पहले हमारा ब्लीडिंग फेज। ठीक है, ठीक है, ये आ गया हमारा ब्लीडिंग फेज। अब इसमें ब्लीडिंग फेज में मैं बता देती हूँ जनरली क्या है। जो फोक्सी की गाइडलाइंस है, फेडरेशन ऑफ गायनेकोलॉजी, फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया। अब इसने जो टोटल नंबर ऑफ डेज की कितने दिन के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है वो दे रखा है। एक तो हमारा है अपडेटेड वर्जन, एक है हमारा ओल्डेस्ट वर्जन। ठीक है, अपडेटेड वर्जन में तो क्या है, 4.5 to 8 डेज तक जनरली होती है हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, ओल्डेस्ट में क्या है कि हमारा 2 to 8 डेज तक होती थी। ठीक है, ये हमें याद रखना है, अपडेटेड वर्जन वाला। ओल्डेस्ट वाला भी पूछ सकते हैं कि ओल्डेस्ट वाला क्या था, अपडेटेड वाला क्या था। ठीक है, अब ब्लड लॉस कितना होता है जनरली, तो ब्लीडिंग फेज है, इसमें ब्लड लॉस कितना होता है, ब्लड लॉस इतना होता है हमारा जनरली 30, सॉरी, ब्लड लॉस जनरली हमारा होता है 20 to 80 ml। ठीक है, और इसमें भी अगर सिंगल डिजिट की बात करें, सिंगल डिजिट की तो पूछे तो 35 ml। इफ 35 ml मेंशन नहीं है तो 50 ml मेंशन है तो 50 ml भी हमारा सेकंड प्रायोरिटी का आंसर हो सकता है, ये हमारा है फर्स्ट प्रायोरिटी का आंसर। ठीक है, अब हम देखेंगे, हमने देख लिया कि ब्लीडिंग फेज में क्या होता है। जो हमारी एंडोमेट्रियम लेयर होती है, कौन से वाली, फंक्शनल एंडोमेट्रियम, वो ब्रेक डाउन होती है। अब वो क्यों ब्रेक डाउन होती है, उसके पीछे का जो मैकेनिज्म ऑफ फंक्शन है वो समझ लेते हैं। ठीक है, अब सपोज हमारे पास ये था कॉर्पस ल्यूटियम, का आपने नाम सुना होगा। ये मैं आपको बताऊंगी कॉर्पस ल्यूटियम कैसे फॉर्मेशन होता है। अभी एक बार आप पढ़ लो कि जो कॉर्पस ल्यूटियम था ना, ये कॉर्पस ल्यूटियम का डीजनरेशन हो गया। डीजनरेशन हो गया, इस वर्ड को क्या बोलते हैं, ल्यूटियोलाइसिस। ल्यूटियोलाइसिस हो गया, डीजनरेशन हो गया कॉर्पस ल्यूटियम का। तो जो ये कॉर्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बना रहा था ना, वो भी आने बंद हो जाएंगे। ठीक है, अब वो आने बंद हो गए तो उसके बाद क्या होगा, जो स्पाइरल आर्टरी फंक्शनल एंडोमेट्रियम के पास सप्लाई कर रही थी, वो स्पाइरल आर्टरी कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। अब स्पाइरल आर्टरी कंस्ट्रक्ट हुई,
स्पाइरल आर्टरी के कंस्ट्रक्ट होने से जो वहां पे ब्लड नहीं पहुंच रहा तो सेल की डेथ हो जाएगी। सेल की डेथ हो गई तो क्या हो गया, इस्चीमिया। इस्चीमिया से क्या हो गया, क्या रिलीज होंगे हमारे पास, प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा। ठीक है, ये रिलीज हो रहा है। इसे हम डाइनोप्रोस्टोन वाली भी F2 अल्फा ही होती है, तो इससे भी याद रख सकते हैं। अब वो तो मैं आपको बताऊंगी नहीं कैसे प्रोस्टाग्लैंडिन बनते हैं, कि कैसे एराकिडोनिक एसिड वाला, वो आप फिजियोलॉजी नॉर्मल पैथोलॉजी पढ़ते हो कि कैसे कोक्स वाला जो क्लासिफिकेशन है कि एराकिडोनिक एसिड से ये प्रोस्टाग्लैंडिन कैसे बनते हैं, ये आप पढ़ लेना। अब जैसे ये प्रोस्टाग्लैंडिन बन रहे हैं, अब ये दो चीज क्या क्या करेंगे जो हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में जनरली फील होता है। एक तो कॉन्ट्रैक्शन आएंगी, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्ट होगा, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है। और दूसरा हमें पेन फील होगा, ठीक है। ये हमारा ब्लीडिंग फेज। फिर उसके बाद जैसे मैंने बताया था कि ये कितनी विड्थ है, तो सपोज फंक्शनल एंडोमेट्रियम है और ये स्ट्रेटम, ये बेसल एंडोमेट्रियम है, ठीक है। अब इसकी थी 0.5 mm टू 1 mm, ये थी 7 to 8 mm। तो इसका जो नॉर्मली जब हमारी ब्लीडिंग फेज स्टार्ट नहीं होती है उससे पहले जो हमारी विड्थ होती है एंडोमेट्रियम की वो 10 mm होती है। बट आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ ब्लीडिंग फेज ये वाली, ये है हमारी बेसल एंडोमेट्रियम, ये हमारी फंक्शनल एंडोमेट्रियम। जैसे ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कम हुए तो यहाँ पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, ब्लीड यहाँ से ब्लड लॉस स्टार्ट हो गया, ये टूटने लगी और ये क्या हो गई, जो ये पूरी टोटल 10 mm के अराउंड थी ये वाली टूट के सिर्फ ये वाली बच गई, जितनी कितनी थी 0.5 mm टू 1 mm के अराउंड, ठीक है। फिर अब एक क्वेश्चन आता है कि ब्लीडिंग फेज में भी कोई हॉर्मोन्स होते हैं या नहीं होते, तो उसका आंसर मैं आपको बताती हूँ कि जैसे सपोज ब्लीडिंग फेज है हमारा, तो इसमें 48 आवर्स प्रायर 48 आवर्स प्रायर पहले तो कोई भी हॉर्मोन्स नहीं होते हैं स्टार्टिंग में, बट सिजेशन होने से पहले मतलब ब्लीडिंग फेज खत्म होने से जस्ट 48 आवर पहले हमारे पास आता है GnRH। GnRH आएगा, GnRH का मतलब है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये 48 आवर्स पहले आएगा, किस मैनर में आएगा, पल्सेटाइल मैनर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आता है कि किस मैनर में GnRH रिलीज होता है, तो पल्सेटाइल मैनर मतलब हल्के 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 ऐसे पल्सेटाइल मैनर में रिलीज होता है। अब ये GnRH क्या करेगा, ये हमारा ब्लीडिंग फेज खत्म हो गया। अब ये GnRH को बता देती हूँ, अब हमारा सेकेंड फेज आएगा। हमने देख लिया कि 4.5 to 5 डेज के अप्रोक्स हमारी एवरेज खत्म हो जाती है साइकिल। तो GnRH अब नेक्स्ट फेज में क्या करेगा, अब हमारे पास आ गई नेक्स्ट फेज जो कि है फोलिकुलर फेज या फिर प्रोलिफरेशन फेज। क्या है, फोलिकुलर फेज या प्रोलिफरेशन फेज, ठीक है। फोलिकुलर फेज में क्या होगा, अब जैसे हमारे पास GnRH आया, मैंने क्या बताया था, GnRH आएगा, किसके पास आएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आएगा, क्या रिलीज होगा, FSH और LH, ठीक है। अब ये किसके पास गया, ओवरी के पास गया। अब इसमें क्या होगा, फोलिकुलर फेज से क्या होगा, जो फोलिकल्स थे ना हमारे ओवेरी, ओवेरी में जो भी ओवेरियन फोलिकल है वो अब ग्रो करेंगे फोलिकुलर फेज में। प्रोलिफरेशन का मतलब है जो एंडोमेट्रियम शेड ऑफ हुई थी वो धीरे धीरे अभी बनना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा समझ में आ गया। अब ओवरी के पास जैसे ही FSH और LH आई, ठीक है। अभी मेन इस जो हमारा फोलिकुलर फेज है इसमें FSH का काम है, इसका मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है। जैसे हमारी साइकिल 5 डे हो, अब ये फोलिकुलर फेज कब से कब तक होता है, 5 to 14 डेज के अराउंड होता है, ठीक है। 5 to 14 डेज इसका ड्यूरेशन होता है। अब इसमें फिफ्थ डे, सपोज फिफ्थ डे हमारा GnRH से FSH आ गया। अब फॉलिकल से फॉलिकल्स थे ओवरी में, तो फॉलिकल्स ये जैसे फॉलिकल थे हमारे पास, ठीक है। ये फॉलिकल था प्राइमरी फॉलिकल या फिर प्राइमोर्डियल फॉलिकल लगा लो, प्राइमोर्डियल फॉलिकल है ये, ठीक है। अब प्राइमोर्डियल फॉलिकल है ये। अब इसके ऊपर किसने एक्ट करा, FSH आया इसके ऊपर, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH आया। FSH ने इसको कैसे ग्रो किया, पहले प्राइमोर्डियल फॉलिकल से बना प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है।
प्राइमरी फॉलिकल से क्या बना, सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शियरी फॉलिकल, और अब इसके बाद बन गया ग्राफिन फॉलिकल। ठीक है, ठीक है, ये हमारा है ग्राफिन फॉलिकल। ठीक है, ग्राफिन फॉलिकल बन गया। ठीक है, अब जो ये ग्रो कर रहा था ना, तो जो इसकी इस फॉलिकल की ये जो आउटर वाली सेल थी ना, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना, ये मैं आपको बता देती हूँ। देखो सपोज ये न्यूक्लियस है, फिर उसके बाद इसके आसपास ग्राफिन फॉलिकल का स्ट्रक्चर है, इसके आसपास ऐसी लेयर होती है, उसे क्या बोलते हैं, क्यूमुलस ऊफोरस। ठीक है, फिर इसको ऐसे ज्वाइन करने वाला एक स्ट्रक्चर होता है। फिर यहाँ पे ये कैविटी होती है, ये होती है हमारी थीका इंटरना अंदर वाली, उसके बाद होती है थीका एक्सटर्ना। ठीक है, ये हमारी एंट्रल फ्लूइड भरा होता है इस कैविटी में, एंट्रल फ्लूइड। ठीक है, ये थीका एक्सटर्ना हो गई, ये थीका इंटरना हो गई, ये हमारा ग्राफिन फॉलिकल पूरा हो गया। ठीक है, अब जो ये वाली इसकी ग्रैनुलोसा सेल्स थी, ये ग्रैनुलोसा सेल्स है, ये वाली भी, ये वाली भी। तो ये ग्रैनुलोसा सेल्स क्या करती है, ये किस चीज का रिलीज कराती है, एस्ट्रोजन का। ठीक है, एस्ट्रोजन रिलीज होगा। हम अब एस्ट्रोजन का फंक्शन पढ़ेंगे कि एस्ट्रोजन किस किस चीज में हेल्प करता है, एस्ट्रोजन का रोल और फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन। ठीक है, सबसे पहले जो एंडोमेट्रियम टूटी थी उसका प्रोलिफरेशन कराना, एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेशन। ठीक है, एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन कराएगा। दूसरा फंक्शन जो हमारा एफएसएच है उसको नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देगा, जीएनआरएच को नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देगा। ठीक है, उसके बाद ओवुलेशन होएगी तो उसके लिए जो फिम्ब्राई होती है, ये फेलोपियन ट्यूब होती है, फेलोपियन ट्यूब ये ओवरी है, ये फिम्ब्राई है। तो यहाँ पे क्या कराएगा, फिम्ब्रियल स्वीप कराएगा। फिम्ब्रियल स्वीप का मतलब जैसे कि भाई ये इसको पकड़ ले, जो भी ओवाइस से सेकेंडरी साइटिस से रिलीज हो, ये फिम्ब्रे जो है ये इसको स्वीप कर ले जाए, यहाँ से अपने अंदर ले जाए। ठीक है, फिम्ब्रियल स्वीप कराएगा। और क्या कराता है ये, ठीक है, और फिम्ब्रियल स्वीप के बाद जो एलएच होता है, एलएच का सर्च कराएगा ताकि ओवुलेशन में हेल्प हो। अब नॉर्मल एलएच ऐसे चल रहा है। ठीक है, ये एलएच है, ये मैक्सिमम क्वांटिटी है एलएच की, इतना सिक्रीट हो सकता है। अब एलएच सर्च का मतलब है कि तूफान आ जाए, इतना ज्यादा हो जाए एलएच। ठीक है, जिसकी वजह से ये ओवुलेशन होती है। अगर एलएच सर्च नहीं आएगा तो ओवुलेशन नहीं होगी। ठीक है, तो ये सब समझ गए आप लोग प्रोलिफरेशन फेज में क्या होता है। और जब प्रोलिफरेटिव फेज एंड होता है, जो एंडोमेट्रियम है उसकी थिकनेस कितनी हो जाती है, 3 से 4 mm के अराउंड इसकी थिकनेस हो जाती है। ठीक है, ये हमारा था फोलिकुलर फेज। अब ओवुलेटरी फेज हम पढ़ेंगे, बट ग्राफियन फॉलिकल को हम रिमूव नहीं करेंगे अभी। ठीक, ग्राफियन फॉलिकल के बारे में हमें पढ़ना है, तो अभी ग्राफियन फॉलिकल को नहीं हटाएंगे। ठीक है, अब ओवुलेटरी फेज आ गया। हमने देख लिया था इसका ड्यूरेशन कितना था, 14 डेज तक का था। अब है हमारा ओवुलेटरी फेज। ठीक है, ओवुलेटरी फेज का मेनली ड्यूरेशन कितने दिन का होता है, कि ड्यूरेशन कब आता है, ये आता है मेनली 14th डे ऑफ साइकिल। ठीक है, जैसे सपोज 28 डेज की साइकिल है, तो ये कब आएगा, 14th डे पे। या फिर 32 डे की साइकिल है तो 32 माइनस 14 डे करो, कि लास्ट से 14 डे माइनस करके कि जितना भी आएगा वो हमारा उस डे का ओवुलेशन होगा। ठीक है, ये होता है हमारा कि कब आता है ये ओवुलेशन, कब होता है ओवुलेशन। अब ओवुलेशन में होता क्या है, ओवुलेशन में क्या होता है, जैसे ये हमारे पास ग्राफिन फॉलिकल था, अब ये ग्राफिन फॉलिकल है, इसमें अब एलएच आया, एलएच सर्ज आया। एलएच सर्ज की वजह से क्या होगा, इंट्रा फॉलिकुलर प्रेशर, जो इस फॉलिकल के अंदर का प्रेशर है वो 15 से 20 mm Hg बढ़ जाता है। ठीक है,
बढ़ जाता है तो इसमें ऐसे नोब सी बन जाती है और वो फट जाता है एक टाइम के बाद, ऐसे नोब बन जाती है। पहले फोलिकुलर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जैसे कोई भी बलून है उसके अंदर हम फुलाते रहते फुलाते रहते फुलाते रहते, उसका प्रेशर इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया कि वो फट गया। ठीक है, अब फट गया तो ये जो सेकेंडरी साइड था ना, ये सेकेंडरी साइड रिलीज हो गया। इसी प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओवुलेशन या फिर ओवुलेटरी फेज। हो गया। अब दो फिनोमिना है, एक है हमारा मिडलमर्ज फिनोमिना, ये एब्डोमेन है। अब मिडलमर्ज फिनोमिना बताती हूँ। जैसे ओवुलेशन होता है तो किसी किसी वुमेन को है ना थोड़ा सा यूनिलेटरल एक साइड की, हमें पता चलता है कि एक साइड कभी कभी किसी वुमेन को ओवुलेशन के टाइम पे पेन फील होता है। तो वो किस वजह से होता है कि ये ब्रेक डाउन हुआ ना, तो वो सेकेंडरी साइड रिलीज हुआ है, तो इस वजह से इधर इस साइड या इस साइड जिस भी साइड से वो सेकेंडरी साइड रिलीज हो रहा है वहां से थोड़ा थोड़ा पेन होता है, यूनिलेटरल पेन होता है, थोड़ा स्ट्रेचिंग सा, थोड़ा सा पेन होता है, तो इसी को बोलते हैं मिडल स्मर्ज फिनोमिना। ये क्वेश्चन भी आता है, इस क्वेश्चन को आप मार्क कर सकते हो। ठीक है, एक आता है जैसे ये जो हमारा एस्ट्रोजन के हमने फंक्शन पढ़े थे, तो इसमें एक और फंक्शन होता है। वो क्या होता है कि जो सर्वाइकल म्यूकस होता है ना, जो भी सर्वाइकल म्यूकस रिलीज होता है, तो जो एस्ट्रोजन है ना वो उसको थिन कर देता है, थिन कर देता है, स्ट्रेची कर देता है। तो एस्ट्रोजन के फंक्शन में क्या क्या लिखना है एक और हमें, कि एस्ट्रोजन क्या करता है, जो सर्वाइकल म्यूकस है, एस्ट्रोजन क्या करता है, जो सर्वाइकल म्यूकस होता है को थिन कर देता है, सर्वाइकल म्यूकस को थिन कर देता है। ठीक है, अब एक फिनोमिना को क्वेश्चन आता है, कई बार आपने सुना होता है, स्पिन बार्केट, स्पिन बार्केट फिनोमिना। इसका मतलब क्या है कि जो सर्वाइकल म्यूकस है वो थिन स्ट्रेची हो गया है, सर्वाइकल म्यूकस थिन एंड स्ट्रेच। ठीक है, सर्वाइकल म्यूकस थिन और स्ट्रेची हो गया। अब सर्वाइकल म्यूकस का असेसमेंट आता है कई बार, तो दो फेज में कर सकते हैं हम सर्वाइकल म्यूकस की थिन। ये वाला आप लोग उसी में लिख सकते हो, एस्ट्रोजन ओ फॉलिकुलर फेज वाले में ही, जिसमें जो सर्वाइकल म्यूकस है, अब उसकी असेसमेंट जो है वो दो फेज में होती है, ड्राई और वेट। वेट में क्या करते हैं, जो सर्वाइकल म्यूकस है उसको हम थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में ऐसे स्ट्रेच करके देखते हैं, तो वो कितना स्ट्रेच होता है ज्यादातर। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच हो जाता है। ठीक है, इसी फिनोमेना को ही हम स्पिन बार्केट फिनोमेना बोलते हैं, ये देख लेना। ठीक है, और ड्राई कैसे करते हैं कि स्लाइड पे टेस्ट करते हैं, तो स्लाइड पे जैसे देखते हैं, उसको स्लाइड पे डालते हैं सर्वाइकल म्यूकस को और फिर देखते हैं, तो उसमें जो फर्न एक ऐसा फर्न सा आपने देखा होगा ना, ऐसे 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 एक फर्न की वो होती है, लीव होती है, वो फर्न अपीयरेंस देता है। तो देखते हैं अगर सर्वाइकल म्यूकस है, अगर उसमें फर्न टेस्ट FERN फर्न टेस्ट पॉजिटिव है तो मतलब ओवुलेशन हुआ है, अगर फर्न टेस्ट नेगेटिव है तो ओवुलेशन नहीं हुआ। ठीक है, फर्न टेस्ट नेगेटिव। और ये जो स्पिन बार्केट फिनोमेना है या फर्न टेस्ट है, वो हम सिर्फ सर्वाइकल म्यूकस के लिए नहीं करते, जब एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज भी हो जाता है तो उस टाइम पे भी हम ये प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ओवुलेटरी फेज भी हो गया। अब हमारे पास आ गया सिक्रीटरी फेज। तो हमने देख लिया, 3 फेज देख लिया, अब हमारा लास्ट फेज आ गया है सिक्रेटरी फेज। ठीक है, अब ये ग्राफिन फॉलिकल था, अब ये टूट गया, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी साइट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस हमने बना लिया। ठीक है, इसके आउटर वाली लेयर क्या होती है, जोना पेलुसुला, जोना पेलुसुला। और ये जो क्यूमुलस फोरस लेयर थी या फिर ग्लोमेरुलोसा सेल्स थी या फोलिकुलर सेल्स थी, वो ऐसे कहीं कहीं रह जाएगी।
इस लेग को हम क्या बोलते हैं? कोरोना रेडिएटर। कोरोना रेडिएटर, ठीक है। अब एलएच सर्च हो गया, एफएसएच आ गया, वो हमने देख लिया। अब हम पढ़ रहे हैं हमारा लास्ट सेक्रेटरी फेज, ठीक है। अब सेक्रेटरी फेज कब तक चलेगा? अब सेक्रेटरी फेज की नॉर्मल ड्यूरेशन क्या है? 15 to 28 डेज, ठीक है। अब ये क्या होता है, जो सेक्रेटरी फेज है ये एक तो लॉन्गेस्ट फेज है, ठीक है, कि सबसे बड़ा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेज है यही होता है सेक्रेटरी फेज, और कांस्टेंट होता है ये, कि लास्ट के जितने भी दिन है, मतलब -14 डेज के लिए ये जितनी भी साइकिल के डेज है, जैसे 28 डेज है, 30 डेज है, तो उसमें से माइनस जितने भी 14 दिन है, मतलब 14 डेज तो हमेशा हमेशा सेक्रेटरी फेज में रहेंगे, तो ये कांस्टेंट होता है, मतलब 14 डेज की साइकिल होती है इसकी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हो गया। अब ये सेकेंडरी ओसाइट क्या करेगा? एक तो ये सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हो गया, ये बचा हुआ क्या रह गया? कोरोना कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। ये हमारे पास ये हो गया, और ये हमारे पास बचा हुआ कैसे हुआ? अब ये हमने देख लिया कि एलएच आया था, एलएच ने ओवुलेशन कराई थी, वो रिलीज हुआ। अब ये तो हमारा सेकेंडरी ओसाइट है, कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम हमारे पास आ गया। अब इस कॉर्पस ल्यूटियम को जब भी हम टूट के आया, तो इस दिन हम क्या बोलेंगे? कॉर्पस हेमरेजिकम, कॉर्पस हेमरेजिकम बोलेंगे। अब ये टूटा हुआ है, बॉडी इसके साथ रिएक्ट करेगी, कुछ तो इसकी हेल्प कराएगी कि वो ठीक हो जाए। तो इसके पास क्या आते हैं? एक तो प्रोटीन आता है, ठीक है, और फैट आता है, ताकि ये ठीक हो पाए, इसमें कुछ सुधार हो पाए। तो कौन सा प्रोटीन आता है इसमें? कैरोटीन, कैरोटीन प्रोटीन आता है, ठीक है। अब ये 3-4 दिन लेगा, 3-4 दिन लेगा, तो ये इसको 3-4 दिन कैरोटीन प्रोटीन और फैट लेंगे, इसको कॉर्पस हेमरेजियम को किस में कन्वर्ट कर देंगे? कॉर्पस ल्यूटियम में, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम में क्यों कन्वर्ट हुआ? क्योंकि ये प्रोटीन आता है कैरोटीन प्रोटीन, इसको कॉर्पस ल्यूटियम ने चेंज कर दिया। जो सेल्स थी ना ये थोड़ी लॉन्ग हो गई और हेल्दी हो गई, ठीक है, जो ग्रैनुलोस सेल्स थी। अब जैसे 18% सेल्स तो कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो गया, ऐसे हो गए, और 20% सेल्स क्या रह गई? ग्रैनुलोसा सेल्स। अब एक कॉर्पस ल्यूटियम 3 से 4 दिन बाद, जब भी 14 डेज की साइकिल हुई थी, ओवुलेशन हुआ था, 14 डेज के 3 से 4 दिन के बाद, मतलब 18th डे के अराउंड कॉर्पस ल्यूटियम बन गई, ठीक है। अब कॉर्पस ल्यूटियम बना देगा, तो अब ये क्या रिलीज करेगा? प्रोजेस्ट्रॉन। कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या है? प्रोजेस्ट्रॉन को रिलीज करना, ठीक है। अब ये कॉर्पस प्रोजेस्ट्रॉन को रिलीज कर, अब प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज होगा, तो इसको कॉर्पस ल्यूटियम बोल दिया। प्रोजेस्ट्रॉन क्या करेगा? सबसे पहले एक तो जो हमारी यूट्रस की वॉल है उसको क्या बनाएगा? सिक्रेटरी, सिक्रेटरी बनाएगा, ठीक है। सिक्रेटरी बनाएगा, साथ के साथ जो उसकी सेल्स है ना, उसको कुछ ऐसे कॉर्क के अपीयरेंस में कर देगा, कॉर्क या फिर सोटूथ की अपीयरेंस में, ठीक है, ऐसे। या तो कॉर्क मतलब जैसे तेज पेच होता है वैसी अपीयरेंस में, सोटूथ की अपीयरेंस में। और ये कब दिखता है? ये प्रोजेस्टेरोन की वजह से दिखता है। ये कब दिखता है? अर्ली सेक्रेटरी फेज में। ये भी देखना है कि कब दिखता है, अर्ली सेक्रेटरी फेज में। इससे भी क्वेश्चन आते हैं, इसको नोट डाउन करना। अर्ली सेक्रेटरी फेज में है, और क्या होता है? एक तो कॉर्क स्क्रू अपीयरेंस, ठीक है, और एक है सो टूथ अपीयरेंस, ठीक है। ये देख लिया हमने कि सिक्रेटरी करेगा और ग्लैंडुलर भी कर देगा, सिक्रेटरी ग्लैंडुलर कर देगा, फिर उसके बाद ये सोटूथ अपीयरेंस करा देगा, और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देगा प्रोजेस्टेरोन किस पे? एलएच पे, वो बंद हो जाएगा, ठीक है। और जो क्या बोलते हैं, एक मैक्सिमम की कब मैक्सिमम इसका फंक्शन आता है, वो भी क्वेश्चन हमारा जनरली होता है कि कब आता है, वो भी देखते हैं। ये बड़ी दिक्कत है, क्या खाना बन गया? बढ़िया भाई,
तो जो हमने देखा था ना कि कॉर्कस्क्रू अपीयरेंस और सो टूथ अपीयरेंस, तो एक फंक्शन ये हो गया कि सेक्रेटरी और ग्लैंडुलर होती है, दूसरा फंक्शन अब क्या होगा, एलएच को बंद करती है, तीसरा फंक्शन क्या है कि ये मेन थर्मोजेनिक हार्मोन है, मेन थर्मोजेनिक हार्मोन, ठीक है। थर्मोजेनिक हार्मोन का मतलब टेम्परेचर का रेगुलेट करता है। और फोर्थ मैंने क्या बताया था सर्वाइकल म्यूकस, जो सर्वाइकल म्यूकस था ना, थिन हुआ था ना सेक्रेटरी फेज के टाइम पे, उसको थिक कराता है, सर्वाइकल म्यूकस को थिक कराता है। अब हमने ये देख लिया, अब हम देखेंगे कि जो ये कॉर्पस ल्यूटियम बना है, ये मैक्सिमम एक्टिविटी कब अटेन करता है। मैक्सिमम एक्टिविटी कब अटेन करेगा ये, इसमें दो नोट है, दो क्वेश्चन आते हैं कि जो सर्वाइकल म्यूकस है, एक जो हमारे कॉर्पस ल्यूटियम है, वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम एक्टिविटी कब करता है, और एंडोमेट्रियम हाईएस्ट कितनी मैक्सिमम थिकनेस कब तक हो जाती है, ठीक है। तो एक तो होता है जो ये हमारी कॉर्पस ल्यूटियम मैक्सिमम एक्टिविटी, क्वेश्चन सही है कि वो कब दिखती है, एक तो 22nd डे पे, या फिर 1 वीक आफ्टर ओव्यूलेशन, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि जो हमारी ये एंडोमेट्रियम है, उसकी मैक्सिमम थिकनेस किस दिन पे होती है, एंडोमेट्रियम मैक्सिमम थिकनेस, ठीक है। एंडोमेट्रियम की मैक्सिमम थिकनेस किस डे पे होती है, 24th डे पे होती है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है प्रोजेस्टेरोन किस दिन रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरोन 4 to 5 days आफ्टर ओव्यूलेशन, या फिर हमारा 18th डे पे, ठीक है। अब दो कंडीशन हो गई, कॉर्पस ल्यूटियम बन गया था। अब कॉर्पस ल्यूटियम में दो कंडीशन है, एक तो इफ मेंस्ट्रुअल साइकिल दोबारा स्टार्ट होगी, स्टार्ट कब कि प्रेगनेंसी नहीं हुई, ठीक है, नहीं। उसके बाद है इफ प्रेगनेंसी हो गई, इफ प्रेगनेंसी होगी तो इसको क्या बोलेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी। तो जब तक एचसीजी नहीं आता, प्लेसेंटा एचसीजी नहीं बनाता, तब तक तो इसमें एलएच वाला क्या है, एलएच इसको कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। एलएच इसको मेंटेन करके रखेगा जब तक हमारे को एचसीजी फॉर्म नहीं कर देता प्लेसेंटा। इसमें क्या होगा, अभी सपोज 10-11 दिन तक ही रहता है कॉर्पस ल्यूटियम, 11th डे या 12th डे के अराउंड क्या होगा, ये जो कॉर्पस एल्बिकन्स, ये कॉर्पस ल्यूटियम है ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, व्हाइट कलर के कॉर्पस एल्बिकन्स में, ठीक है। और कॉर्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो गया तो प्रोजेस्टेरोन बंद, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम हमने बताया था येलो कलर का सब्सटेंस है, ठीक है, येलो कलर की बॉडी है इसकी, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है। उसके बाद अब दो ग्राफ है, एक तो लेवल और एक हमारा कि कितना एफएसएच का कितना लेवल है, एलएच का कितना लेवल है, एस्ट्रोजन का कितना, प्रोजेस्टेरोन का कितना, ठीक है। और एक हमारा है जो हमारा ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की वैल्यू थी, और एक हमारा है कि किस टाइम पे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, ठीक है। तो गाइस देखो ये क्या है हमारा, ये हमारा हार्मोनल लेवल ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। अभी टेबल फॉर्मेट याद करना जरूरी है, कई बार पूछ लेते हैं कि कितना लेवल एफएसएच का कितना एलएच का है, तो वो देख लेते हैं। सपोज सबसे पहले हमने देखा था जैसे हमारा ब्लीडिंग फेज खत्म हुआ था, उस टाइम से ही एफएसएच बनना स्टार्ट हो गया था, जब ब्लीडिंग का सजेशन आने वाला था। तो ब्लीडिंग फेज में क्या होगा, पहले धीरे 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 एफएसएच बढ़ेगा, एफएसएच बढ़ेगा, फिर वो एफएसएच टॉप पे जाएगा, फिर उसके बाद घटता जाएगा।
तो ब्लीडिंग के फेज के टाइम पे और प्रोलिफरेशन के टाइम पे एफएसएच रहता है। तो एफएसएच की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, इसमें हार्मोन मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे इस हार्मोन की वैल्यू कितनी है, 10 मिली इंटरनेशनल पर यूनिट पर एमएल, ठीक है, इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल होती है, ठीक है। फिर उसके बाद है एस्ट्रोजन और ये एलएच वाला। इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है कि एस्ट्रोजन है, जैसे एस्ट्रोजन बनना स्टार्ट हुआ जब फॉलिकल, हमारा फॉलिकल बन गया, उसकी जो आउटर लेयर बन रही थी तो उससे एस्ट्रोजन बनना स्टार्ट हुआ, एस्ट्रोजन बना 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 बना, एस्ट्रोजन सबसे हाईएस्ट चला गया फिर नीचे आ गया, ठीक है। अब जब एस्ट्रोजन का लेवल है, जैसे एस्ट्रोजन अप टू 500 पिकोग्राम पर एमएल, इतना एस्ट्रोजन का लेवल है कि 200 से लेकर 500 पिकोग्राम पर एमएल का एस्ट्रोजन होता है हमारे अंदर। बट एलएच कब आता है, अब एस्ट्रोजन बिल्कुल पीक लेवल पे हो गया तब एलएच बनना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तब एलएच स्टार्ट हुआ, एलएच आया आया आया, एलएच पीक आ गया, ठीक है, एलएच की पीक पे बन गया। अब एलएच का लेवल कितना होता है, हार्मोन लेवल 60 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल, ठीक है, 30 to 60 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल है। फिर उसके बाद एलएच कम हो गया, ठीक है। अब इसमें दो है हमारे पास, जैसे ये 14th डे है, 14th डे क्या होता है, ओवुलेशन होता है, और ओवुलेशन किस वजह से होता है, एलएच सर्ज की वजह से ओवुलेशन होता है, एलएच सर्ज हुआ। अब एलएच सर्ज कब हो रहा है, ये वैल्यू है हमारी कि जब एस्ट्रोजन पीक पे था ना, एस्ट्रोजन के पीक से लेके जब एलएच सर्ज आया वो कितना टाइम पीरियड था, 32 to 36 आवर्स के बाद, मतलब जब एस्ट्रोजन का पीक आया उसके 32 to 36 आवर्स बाद हमारा एलएच सर्ज आया, ठीक है। या फिर एस्ट्रोजन का पीक जब आया उसके 14 to 24 आवर बाद हमारे एलएच का पीक आया, और एलएच के पीक के 10 to 12 आवर्स के बाद हमारा एलएच सर्ज हुआ। ये वैल्यू याद करना जरूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं हम, ये हमारा ओव्यूलेटरी फेज आ गया कि ओव्यूलेशन हुई एलएच सर्ज की वजह से। फिर जैसे हमारा एलएच सर्ज हुआ, ओव्यूलेशन हुआ, उसके 4 दिन बाद कॉर्पस ल्यूटियम जब बन रहा था, कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म हो गया 4 दिन बाद, तो 18th डे प्रोजेस्टेरोन बनना स्टार्ट हुआ, प्रोजेस्टेरोन बना। प्रोजेस्टेरोन कब गया पीक पे, 22nd डे पे, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम की मैक्सिमम एक्टिविटी 22nd डे पे आ रही थी, तो कॉर्पस ल्यूटियम पीक पे आ गया प्रोजेस्टेरोन लेवल, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन लेवल कितने से कितने तक होता है, 6 नैनोग्राम पर एमएल या फिर 25 नैनोग्राम पर एमएल। अब इसके कुछ ट्रिक्स है कि नैनोग्राम में पिकोग्राम में कैसे है, जैसे एफएचएच और एलएच मिली इंटरनेशनल यूनिट पर में है, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नैनोग्राम और पिकोग्राम में, तो ये याद रख सकते हैं। और एफएचएच जैसे 10 है और एलएच 30 to 60 है, तो जो पहले आया वो 10 है, उसके बाद 30 से 60 आ गया, ठीक है। एफएसएच एलएच याद हो गया कि एफएसएच में 30 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल है, और एलएच में क्या था, 30 to 60 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल है। वही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का भी है कि 200 से 500 है, बट इसमें घट जाएगा, इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें 6 to 25 नैनोग्राम है, क्योंकि वो पिकोग्राम है, वो पिकोग्राम माइनस में है, ठीक है। और ये इसलिए मतलब बढ़ेगी तो इसमें वैल्यू, बट पिकोग्राम और नैनोग्राम का याद रखना है। इफ पिकोग्राम में करेंगे तो इसके आगे 2 जीरो और लग जाएंगी, ठीक है। तो यही है कि क्योंकि ये नैनोग्राम -9 होता है, पिकोग्राम -12 होता है, तो पिकोग्राम से याद रखना है कि 200 to 500 है, और ये 6 to 25 नैनोग्राम पर एमएल है। तो ये हार्मोनल वैल्यू है। एक थर्मोजेनिक वाला और बताती हूँ मैं आपको। तो अब हम देखेंगे टेम्परेचर रेगुलेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे टेम्परेचर कैसे रेगुलेट होता है। एक तो सबसे पहले कितना टेम्परेचर वेरिएशन आना है ये याद रखना है, कैसे टेम्परेचर चेक करेंगे वो याद रखना है, और ये हमारा ये ग्राफ भी याद रख सकते हैं। मेनली पहले मैं बता देती हूँ ग्राफ के बारे में कि कब कब कैसे कैसे होता है। जैसे जब भी हमारी ब्लीडिंग फेज होती है, बॉडी से ब्लड जा रहा होता है, निकल रहा होता है, तो उस टाइम पे जो हमारा टेम्परेचर वो कम होता है, ठीक है। प्रोलिफरेशन, जब प्रोलिफरेशन स्टेज होती है उस पर ज्यादा होता है, जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन भी कम होता है, आफ्टर ओव्यूलेशन ज्यादा होता है, ठीक है। आफ्टर ओव्यूलेशन और जस्ट एट ओव्यूलेशन के टाइम पे भी ज्यादा होता है, और 48 आवर प्रायर टू नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन भी कम होता है। तो सिर्फ ज्यादा वाले याद रख सकते हैं कि ओव्यूलेशन और ओव्यूलेशन के बाद और एक प्रोलिफरेशन के टाइम पे ज्यादा होते हैं, तो ये याद रखेंगे। और इसमें प्रोजेस्टेरोन है वो मेन थर्मोजेनिक हार्मोन है, एस्ट्रोजन भी इंक्रीज करता है टेम्परेचर, बट मेन थर्मोजेनिक वाला प्रोजेस्टेरोन होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम कैसे टेम्परेचर करेंगे, हम कोर टेम्परेचर लेते हैं, इसमें कोर टेम्परेचर लेंगे, और कोर टेम्परेचर में इधर रेक्टली और वेजाइनली, रेक्टली और वेजाइनली, ठीक है।
जो बेसल बॉडी टेम्परेचर रेक्टली करेंगे वजाइनली करेंगे, इससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ क्या टेम्परेचर वेरिएशन है और कितना वेरिएशन आता है। डिग्री सेल्सियस में तो आता है 0.1 टू 0.5 डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में 0.4 टू 0.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब एक हमारा लास्ट क्वेश्चन और है जो हम ये नोट में करके लिख लेना कि कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की ड्यूरेशन है, मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरेशन वो कितने दिन की, एक तो ओल्डेस्ट है एक न्यू है। अब ये किसने दिया था, फोक्सी की गाइडलाइन से, फोक्सी की तरफ से डाटा है ये। ओल्डेस्ट में तो था 28 डेज प्लस माइनस 7 कि 21 डेज टू 35 डेज होगा। और न्यू वाले में कितना है, अपडेटेड गाइडलाइंस का है कि 24 टू 38 डेज है हमारा अपडेटेड वाला, ठीक है। ये फोक्सी ने दिया था। ये हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल का है। अब हम आगे फर्टिलाइजेशन के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और मेंस्ट्रुअल साइकिल का टॉपिक मैं 2 पार्ट में साथ के साथ डाल दूंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।